प्रणाम। आज प्रश्नोत्तरी का दिन है और आज आप लोग जो भी पिछले सप्ताह बातें हमने बताई है उस संबंध में जो भी आपके प्रश्न बनते हैं उसको मैं धैर्य से सुनूंगा। जो भी आपकी अनुभव रहे हैं वो भी मैं सुनूंगा और उचित समाधान मैं आप लोग को शास्त्र के अनुसार अनुभव के अनुसार बताने का प्रयास करूंगा। सत्र के आरंभ होने से पहले, प्रश्नोत्तरी के आरंभ होने से पहले मैं एक बार रिवाइज करूंगा कि हमने पिछले दिनों क्या क्या देखा था और उस रिवीजन के पश्चात ही आप प्रश्नोत्तर कर रिवीजन के अनुसार ही आप प्रश्नोत्तर करें। और इन सबसे पहले एक बार हम लोग शांति पाठ करेंगे। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल सीधा, स्थिर और शांत कर लीजिए। अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर लाइए और वहां पर एक दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। जब आप दिव्य ज्योति का ख्याल करें उस वक्त हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और शांति पाठ साथ साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ शांति मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप लोग का स्वागत है। तो आज के सत्र में हम लोग समझने वाले हैं चक्र को, और जो हमने शुरुआत की है तत्वों को। चक्र और तत्व प्राणमय कोश का सबसे गूढ़ विषय है, सबसे गहरा विषय है और इस विषय को अच्छे से समझना चाहिए। आगे के कोशों में भी इसका आप प्रयोग सूक्ष्म स्तर पर देखेंगे। नाद साधना में चक्र और तत्व का सीधा प्रयोग तो नहीं है, परंतु स्थान स्थान पर इसके बारे में चर्चा, बातें और इसके कुछ प्रारंभिक प्रयोग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्क्रीन दिखाई पड़ रहा आप लोग को? गुरु जी। मैं एक बार रिवाइज करूंगा। मैंने आप लोगों को जो चक्रों के बारे में बताया उसमें मूलाधार चक्र जो सेंटर ऑफ इंस्टिंक्ट था, स्वादिष्ठान चक्र जो सेंटर ऑफ डिजायर था, उसके बाद मैंने मणिपुर चक्र की बात की जो सेंटर ऑफ एक्शन है,
और उसके बाद हमने इमोशन की बात की। जो अनाहत चक्र है, सेंटर ऑफ इमोशन। उसके पश्चात हम लोगों ने विशुद्धि चक्र के विषय में बातें की, जिसमें हमने बताया कैसे वो नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ नॉलेज है। एक सांसारिक लौकिक ज्ञान की बातें भी बताई कि इससे संबंधित है। आज्ञा चक्र जो सेंटर ऑफ इंट्यूशन है, इस विषय में भी हमने बातें की। तो आप दे सकते हैं 6 चक्रों में दो चक्र इंस्टिंक्ट और डिजायर, इच्छा शक्ति। सहस्त्रार चक्र में आपको रियलाइजेशन होता है और आप मंडल में उतर पाते हैं। इसके अलावे हमने ये आपको बताने की भी कोशिश की कि हमारे इन चक्रों का संबंध आप देख सकते हैं कि बायोलॉजिकली हमारे ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। जहां जहां चक्र है शरीर में, जिन जिन स्थान पे चक्र बनाए गए हैं, उन उन स्थानों पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा नर्व सिस्टम, हमारे ग्लैंड्स उन उन जगहों पर विराजमान है। जहां पर आज्ञा चक्र की बात करते हैं, वहां पर पाइन ग्लैंड और पिट्यूरिटी ग्लैंड है। जहां पर हम विशुद्ध की बात करते हैं, वहां थायराइड ग्लैंड है। अनाहत के पास जहां हमारा हार्ट है, और नर्वस सिस्टम को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे इन चक्रों के जंजाल से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र जहां रीनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। आप सोलर प्लेक्सस देख सकते हैं, उसमें आप इस बात को समझ पाएंगे कैसे सोलर प्लेक्सस के नीचे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जाल है, वो हमारे नीचे रेतस प्राण को बताते हैं। इसके बाद मैंने सविस्तार मूलाधार चक्र के विषय में आपको बताया था। और मूलाधार के 4 पेटल्स होते हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यही नहीं, इनमें निहित जो लाखिनी देवी है, लव है, इन सब के विषय में मैं आपको मनु में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। तो मैं मातृकाओं के और इन वर्णों के खूबसूरती के विषय में बताऊंगा। कुंडलिनी और चक्रों में इन मंत्रों और मातृकाओं और वर्णों का क्या संयोग है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। हम्म। आप देख सकते हैं कि इसमें एलिफेंट यानी एक हाथी सिंबल किए हुए हैं। गणेश जी का सिंबलाइज्ड वर्जन है। और चतुर्मुखी माता का भी इसमें सिंबल आप देख सकते हैं। ये सब मैं आने वाले सत्रों में, जब मैं आगे आप लोग को मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश बताऊंगा, तब इन सूक्ष्म रहस्यों को समझूंगा कि जो बीज है हाथी के सूंड का, 7 ट्रंक्स का, जो कि हमारे भीतर सप्त धातु, 7 प्रकार की धातु होती है: रक्त, वसा, मांस, मज्जा, जिसको इंग्लिश में अर्थ, फ्लूइड्स, ब्लड, फ्लैश, फैट, बोन एंड बोन मैरो कह सकते हैं। और ब्रह्मा का भी स्वरूप, चतुर्मुखी ब्रह्मा, जिनके 4 हेड है: फिजिकल सेल्फ, रैशनल सेल्फ, इमोशनल सेल्फ एंड इंट्यूटिव सेल्फ। इस विषय में भी आने वाले सत्रों में बताई जाएगी। अभी मूलाधार को हमने आपको एकदम प्रारंभिक तौर पे बताया है। इस चार्ट के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब कितनी है मूलाधार,
कि अभी आपने बहुत ऊपरी शक्ल को देखा है। अभी आने वाले समय में जब मैं सूक्ष्म व्याख्या करूंगा इन तत्वों का और इन चक्रों का, तब आप जानेंगे स्वाधिष्ठान चक्र किस प्रकार से इनके पैटर्न्स बम भम मम यम लम रम या बैटल मंत्र जो इनके दल मंत्र हैं वो बन जाते हैं। वम इनका बीज मंत्र बन जाता है। ये सारी बातें जब मैं मंत्र मात्रिका पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इसमें निहित जो मगरमच्छ है वो क्या सिंबॉलिक कर रहा है, किसी मगरमच्छ समुद्रों का या जल का राजा होता है, और जल तत्व से संबंधित इसमें जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से हमारे भीतर अलग अलग तरह की जो फंक्शंस को काम करते हैं। और इसमें जो शक्ति है वो दो सिरों वाली है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि एक मणिपुर चक्र आपने देखा। मणिपुर जो पेंक्रियाज या एड्रिनल ग्लैंड से सीधे सीधे संबंधित है। हमारे कर्म, जो हमारे कार्मिक चाहे मानसिक या हाथ पैर से शारीरिक कर्म होते हैं, जिसका संबंध फायर एलिमेंट से है। इसके 10 पेटल की कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 10 प्रकार के कर्म होते हैं। और इसमें जो सिंबल एक भेड़ का बनाया है, मेष का, वो आगे आने वाले समय में जो ऊपर के कोशों को बताऊंगा तो इन चक्रों के रहस्य को और गूढ़ता से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चक्र संबंधित है। हर चक्र में आप देख रहे होंगे कि मैंने उसके मल फंक्शन से होने वाली बीमारियों को भी मैंने यहाँ पे चित्रांकित किया है। जैसे मणिपुर के मल फंक्शन से अल्सर, डायबिटीज या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं विस्तार होगा तो आपको मैं और बताऊंगा कि कैसे ये हम लोगों के अग्नि तत्व से संबंधित है। अनाहत चक्र के विषय में भी मैंने एक प्रारंभिक चर्चा शुरू की थी जिसमें ये 12 पेटल का बताया गया था, और इसके 12 कमल दल हमारे 12 तरह की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ये एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व से संबंधित है, और थाइमस ग्लैंड से यानी आपके हृदय से इसका गहरा संबंध है। यहाँ पे जो पशु सिंबॉलिक रूप से बताया जाता है वो एक काला हिरन है। इसके विषय में भी बताऊंगा कि वाई ब्लैक एंटीलोप, काला हिरन को इसका प्रतीक क्यों माना गया। इसकी देवी पंचमुखी देवी हैं, स्वयं भगवान शिव इसके अधिष्ठाता हैं। इस विषय में भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे, और आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से इसे कल्पतरु कहते हैं। कल्पतरु का मतलब होता है वह कल्प वृक्ष जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। विशुद्धि चक्र में मैंने बताया था कि 16 पेटल्स होते हैं, और इसमें भी ये सिंबल हाथी है, लेकिन ये 7 सूंडों वाला नहीं है। ये ऐरावत हाथी है जो सफेद रंग का सात्विकता का प्रतीक है। यहां पर भगवान शिव अपने पूर्ण रूप पंचमुखी रूप में सामने में प्रस्तुत होते हैं। और इसके भी बीज और दल मंत्रों के विषय में मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। 16 पंखुड़ियां जहां पे सोडस कलाओं को बताती है, ये हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से संबंधित है। और मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से कुर्म नाड़ी विशुद्धि चक्र से एसोसिएट होने पर हमारे भीतर नाना प्रकार के लौकिक शक्तियों को, जो हमारी कला है, वाच कविता या बोलने की शक्तियां हैं, वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। आकाश तत्व इससे संबंधित है। आज्ञा चक्र जो चक्रों में सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ चक्र माना जाता है,
जिसको गुरु चक्र भी कहते हैं, ये दो दल कमल वाला होता है। इसमें भगवती षडमुखी होती है, हाकिनी देवी, और इनको दो जो पेटल्स है उनको भक्ति के दो चरण कमल दल भी कहते हैं। पाइनियल ग्लैंड से इसका संबंध है। आज्ञा चक्र को जब मैं गहरा बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे विज्ञान में कोश में आज्ञा चक्र का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। और मैं आगे भी बताऊंगा कि इंट्यूटिव पावर, टेलीपैथी, और आ, जो और भी आपने टेलीपोर्ट या आ, हवा में ऊपर उठना या इस तरह की जो चीजें आपने सुनी सुनाई बातें हैं, उसमें किस हद तक की सच्चाई है और उसका आज्ञा चक्र से कैसे संबंध है, ये सब बातें भी मैं आपको बताऊंगा। सहस्रार, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये चक्र नहीं मंडल है, और इस मंडल के बारे में भी मैं सविस्तार बताऊंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमें रियलाइजेशन होता है, समाधि होती है। सहस्रार चक्र, सहस्रार मंडल पर पहुंचने वाला व्यक्ति समाधि में प्रवेश करने लगता है, उसको वितर्क संप्रज्ञात समाधि लगने लगती है। बिंदु, जो मेरा सर्वाधिक प्रिय विषय है, इस विषय में भी हमने काफी चर्चा करी। मैंने आप लोग को बताया कि किस प्रकार से बिंदु चक्र से अमृत टपकता है, और यह सोम टपकने की वजह से इसे सोम चक्र भी कहते हैं। और यह अमृत किस प्रकार से जब वो चक्रों में प्रवेश करता है तो हमारे भीतर रेतस प्राण, तेजस प्राण और ओजस प्राण, तीन प्राण तीन ग्रंथियों को निर्मित करते हैं। ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और शिव ग्रंथि। बिंदु, जो चक्रों की माता कहलाती है, बिंदु जो सभी चक्रों को क्रिएट करती है, बिंदु जिससे हम अंतरिक्ष से जुड़ पाते हैं और अंतरिक्ष तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं। बिंदु जो अध्यात्म का पहला चरण माना जाता है, राजयोग की पहली सीढ़ी मानी जाती है। बिंदु जहां नाद के परा नाद में बदलने का सोपान पूरा होता है। बिंदु जो हमारे भीतर का ब्लैक होल है, जो इतनी डेंस और इतनी शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है कि उसका सम्मान करने के लिए पंडित लोग शिखा रखते हैं, पीछे शिखा रख करके उसका सम्मान किया जाता है। ये हमारे संस्कृति का प्रतीक है, हिंदू धर्म का बेस है। कुंडलिनी अवेकनिंग के विषय में भी हमने आपसे काफी चक बातें करी थी। कोशों के विषय में हमने अभी सिर्फ आप लोगों को अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, ये दो कोश के बारे में हमने आपको बताया था। अब आइए आप लोगों को मैं तत्वों के विषय में बताता हूं। तत्व के विषय में सबसे पहले शॉर्ट में मैं बताऊं, क्योंकि अभी आने वाले सप्ताह में मैं तत्वों पर विस्तार करूंगा। अभी तत्व मैंने आकाश तत्व शुरू किया है, पर आने वाले समय में ये सप्ताह जो है मंडे से जो शुरू होगा उसमें तत्वों पे चर्चा होगी। तो इस तात्विक चर्चा पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ग्लिम्स देता चलूं कि हम लोग किन बातों को समझेंगे। शुरुआत पृथ्वी तत्व से करते हैं, जो कि हमारे जीवन का सबसे गहरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमें अस्तित्व और स्थिरता देता है। वैसे तो शरीर में जो हमारे मसल्स हैं, बोन्स हैं, स्किन्स हैं, नेल्स है, टीथ है, ये जो सॉलिड चीजें हैं, वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये एसोसिएट है सेंस ऑफ स्मेल से, जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं। तन्मात्रा जो गंध तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा से अर्थ एलिमेंट का गहरा संबंध है। मैं इसको आने वाले सत्रों में बताऊंगा। जिस प्रकार से आकाश का संबंध स्पंद से है, मैंने आकाश के बारे में आप लोग को बताया था कैसे स्पंद से आकाश बनता है, वैसे ही मैं बताऊंगा कैसे गंध से पृथ्वी तत्व का निर्माण होता है। गंध का क्या महत्व है, गंध तन्मात्रा कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। अर्थ एलिमेंट, जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि ये हमारे भीतर के मिनरल्स को, ये हमारे भीतर ही नहीं, हमारे
पूरे पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं, जिसको हम अपना पृथ्वी कहते हैं, ग्लोब कहते हैं, अर्थ कहते हैं, वो भांति भांति के मिनरल्स, भांति भांति के मड यानी मिट्टी से बना, पत्थर पहाड़ों से बना ये विशाल जमीन जो हमें प्रोवाइड करता है भांति भांति के पेड़ पौधे, भांति भांति के झाड़ झंखाड़, भांति भांति के जीव जंतु जो इसी में उपजते हैं, घुल मिल करके उसी में खत्म हो जाते हैं। इस अर्थ एलिमेंट की अपनी एक साइकोलॉजी है, इसकी अपनी एक मनोविज्ञान है। अर्थ एलिमेंट यानी कि आपके भीतर का फर्मनेस एंड स्टेबिलिटी, आप अपनी बातों पे कितना फर्म होते हैं और कितने स्टेबल होते हैं, ये तय करता है कि आपकी अर्थ एलिमेंट आपके भीतर कितना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कितना ज्यादा या कम है, कितना डोरमेंट या डोमिनेंट है। आप देखे होंगे बहुत लोग अपनी बातें बदल देते हैं, कल कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं, कल कहीं और नौकरी करते हैं, आज कहीं और नौकरी करते हैं, कल किसी के साथ और आज किसी के साथ होते हैं। ऐसे बदलू जिंदगी, ऐसे थाली के बैंगन के साथ ये एक बहुत मुश्किल होती है कि उनके अंदर अर्थ एलिमेंट की सर्वाधिक कमी पाई जाती है। और ऐसे दल बदलू लोग कहीं ना कहीं अपने फर्मनेस और स्टेबिलिटी को खोते हैं। ये अर्थ एलिमेंट आपके भीतर में स्टैब्लिशमेंट और एक सिक्योरिटी डेवलप करता है। इसी अर्थ एलिमेंट की कमी से आप इनसिक्योर होते हैं। आपके अंदर की इनसिक्योरिटी यदि बढ़ने लगे तो आप मान लेना कि अर्थ एलिमेंट की कमी हो रही है। ये पावर और पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो जड़ता के सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इनर्शिया से संबंधित है। ये ईगो का भी केंद्र है और आपके भीतर ईगो पैदा करता है, आपके भीतर मैं हूं, मैं होने का भाव पैदा करता है। और जो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, आहार निद्रा भय मैथुन का, वो भी महान अर्थ की ही देन है। लेकिन यदि ये इम्बैलेंस हो जाए, यदि आपका अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाए, तो एक खतरनाक क्रांति, एक खतरनाक विनाश, एक खतरनाक पतन को भी आप देख सकते हैं। इसके इम्बैलेंस होने से आपके भीतर इनसिक्योरिटी और फियरफुलनेस बढ़ने लगता है। कई बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि हमेशा डर लगता रहता है, हम इनसिक्योर महसूस करते हैं, हर छोटी छोटी बात हमें डराने लगती है। ये ऐसा क्या साइकोलॉजिकल घटना घट गया कि हम इनसिक्योर और डरपोक बन गए? तो आप समझ लीजिए आपके भीतर में अर्थ एलिमेंट की कमी है, पृथ्वी तत्व की कमी है। यही नहीं, पृथ्वी तत्व आपके भीतर में लस्ट और मैडनेस लाता है। आप व्यभिचारी बनते जाते हैं, आप वासना के अंधकार में गिरते जाते हैं, आपके भीतर एक विचित्र प्रकार का पागलपन पैदा होता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो। यही नहीं, इसका खतरनाक चेहरा तब निकल के आता है जब आपके भीतर में लेथार्जी और डलनेस, आलस की की प्रधानता होने लगती है। आप समझ जाइए अर्थ एलिमेंट गड़बड़ हो गया, आपके अर्थ एलिमेंट की परमुटेशन कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रही है। आप बड़े स्टिफ प्रकार के व्यक्तित्व हो जाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति जो न समझते हैं, न झुकते हैं, न उनको समझाया जा सकता है, न उसे किसी भी प्रकार से सही रास्ते पे लाया जा सकता है। ऐसे जिद्दी और बदमाश प्रकार की क्वालिटी आप डेवलप करने लगते हैं। माइंडलेस एक्टिविटीज, आप बुद्धिहीन क्रियाएं करने लगते हैं इसकी अधिकता से। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक आपके भीतर साइकोलॉजिकल प्रभाव छोड़ता है, इसका इम्बैलेंस। अब इसके उपाय के लिए बहुत सारे मड थेरेपी, बहुत सारे हर्बल थेरेपी, जी आपने मुश्किलें बता दी, उपाय भी तो बताते चलिए। तो चलिए मैं उपाय बताता चलता हूं।
नेचुरोपैथी के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे ऐसे हब्स हैं जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, और उन हब्स को आप आयुर्वेदाचार्यों या नेचुरोपैथिस्ट से पूछ करके या मेरे से अलग से बात करके आप इन कमियों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ योग के भी उपचार हैं, जैसे षटकर्म कर सकते हैं, उसमें खासकर बस्ती है, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, कपाल भाती करना चाहिए, मूल बंध लगाना चाहिए, और गंध संवेदना के प्रति आपको प्रत्याहार करना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिसेस आपके अर्थ एलिमेंट को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। और यही नहीं, मुहूर्त में उठना, जपा धारणा करना। जपा क्या है? ये जो आप ऊपर नीचे आरोहण अवरोहण करते हैं श्वासों का, वो करें आप। कर्म योग करें, सफाई, घर में आप झाड़ू पोछा स्वयं से लगाएं, घर में आप जो है अपने बिस्तर को समेटना इत्यादि अनेक काम अगर घर के आप करते हैं, तो आप अचानक से ही अपने पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने लगते हैं। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और गण गणपते नमः, महान गणेश की उपासना करनी चाहिए। गणेश की उपासना भी आपके भीतर पृथ्वी तत्व को बैलेंस करता है। अब आइए वाटर एलिमेंट को। जल ही जीवन है। अगर पृथ्वी हमारा आधार है तो जल हमारा जीवन है। और पानी, जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिस 70% जिससे हम बने हैं, 70% जिससे केवल मैं हम ही नहीं, ये पृथ्वी बनी है। ये पूरी पृथ्वी जो 70% जल से बनी है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो, आइसबर्ग्स के फॉर्म में हो, चाहे वो वेपराइज्ड के फॉर्म में हो। ये जल तत्व हमारे भीतर इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। ये जल तत्व हमारे भीतर के जीवन के प्रवाह, जीवन के फ्लो को, जब रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी ऊर्जा को, हमारे खाना, एनर्जी, जो हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं, या हमारे सेल्स के भीतर जिस प्रकार की भी फ्लूइड्स को आप जानते हैं, या आप साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ये सब वाटर एलिमेंट के रूप में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। ये हमारे भीतर के जितने भी अ, है, जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एंटीबॉडीज हो गया, हार्मोन्स हो गया। यही नहीं, जो वेस्टेज हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होना हो, या हमारा जो बेसिक पीएच स्केल है हमारे भीतर का, उसको भी बैलेंस करने में, सारे प्रकार के मेटाबॉलिक फंक्शंस को बैलेंस करने के लिए वाटर एलिमेंट निर्णायक सत्ता है। वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के बारे में अगर आप कहें तो नाना प्रकार की चीजें हैं जो हमारे टेस्ट, स्वाद, यानी स्वाद इंद्रिय से संबंधित है। ये स्वाद इंद्रिय बहुत सालों से हमारे भीतर, हजारों साल के ऐसे मेडिकल प्रैक्टिसेस रहे, केवल भारत में नहीं, केवल आयुर्वेद में नहीं, भारत के बाहर भी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, वो जिह्वा द्वारा, स्वाद के माध्यम से, भांति भांति के बाथ्स और पैक्स और कंप्रेशंस के माध्यम से, इंप्रेशन के माध्यम से हमारे भीतर तत्व को संयोजित करते रहे हैं। और इसका प्रभाव हमारे शरीर पर इतना ज्यादा है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर, चाहे भीतर का टेम्परेचर, चाहे त्वचा का टेम्परेचर हो, और हमारे ऑरा का टेम्परेचर भी इसी वाटर एलिमेंट के द्वारा प्रभावित होता है। अब आइए सबसे मजेदार चीज जानते हैं, रोचक चीज जानते हैं इस वाटर एलिमेंट के बारे में, इसका साइकोलॉजी, वाटर साइकोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए आप पानी भी पीते रहे मेरे साथ साथ, पानी बहुत लाभकारी है, वाटर साइकोलॉजी है। चाय पी सकते हैं आप, पानी पी सकते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ वाटर साइकोलॉजी को आप समझे। वाटर हमारे भीतर फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी को डेवलप करता है। क्या है फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी? समझिए आप इस बात को। आप इसमें भी पैसों में भी आपने सुना, मनी फ्लो, मनी फ्लूइडिटी सुना है कि नहीं आपने? है ना?
ये चाहे वो बात धन की हो, चाहे शरीर की हो, संसार की हो, जहां पे भी प्रवाह है, बहाव है, प्रसार है, जहां पे भी इलास्टिसिटी है, लोच है, वहां वाटर एलिमेंट है ना। वाटर एलिमेंट के बिना आप हो जाएंगे सख्त पत्थर की भांति, है ना। ऐसे कठोर सख्त लोग टूट जाया करते हैं। आप वैसे दरख्त, पुराने पेड़, अपनी कठोरता की वजह से, वाटर एलिमेंट के अभाव की वजह से वो सूख और टूट जाया करते हैं। ऐसे ही इंसान जब टूटता है तो वो अपने मानसिक दबाव के कारण नहीं टूटता है, उसकी दर वाटर एलिमेंट की वजह से ऐसा होता है। आप नाह की दोष लगाते हो कि किसी स्त्री ने, किसी पुरुष ने आपको धोखा दे दिया और आप टूट गए। अरे आपके भीतर वाटर एलिमेंट की कमी हो गई। आप महसूस करें कि वाटर एलिमेंट आपके भीतर क्या क्या कर सकता है। आपके भीतर की क्रिएटिविटी, आपका ऑनरशिप, ये सब वाटर एलिमेंट का देन है। वाटर ऐसी चीज है कि आप इस ग्लास में पानी भरेंगे तो ये वाटर इस ग्लास का शेप ले लेता है, और यदि इस कप में भरेंगे तो ये कप का शेप ले लेगा। वाटर इतना चमत्कारी है। वो ऐसा कि आप जहां होते हैं वहां की व्यवस्था में आप ढल जाते हैं। आप हैबिटेट क्रिएट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वरना आप डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, सर्वाइवल से बाहर हो जाएंगे। ऐसे लोग जिसमें वाटर एलिमेंट की कमी नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। आपको अगर सर्वाइवल के लिए फिट होना है तो आपको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन के साथ ढलना, एकोमोडेट करना, सिचुएशन के साथ असेंबल होना, ये वाटर एलिमेंट की सबसे बेसिक बात है। ये आपके भीतर स्ट्रांग डिजायर्स और आपके रिलेशनशिप को मजबूत रखता है और उसको बेहतर आधार देता है। ये आपको इनकॉन्सिस्टेंट और इंटॉलरेंट भी बनाता है। जो आगे मैं बताने वाला हूं, इसके नेगेटिव या इसके कॉन्स क्या है, इम्बैलेंस क्या हो सकता है। ऐसे लोग बहुत पैशन वाले होते हैं, बहुत पैशन वाले लोग खतरनाक होते हैं। इतनी क्रेजीनेस होती है कोई चीज करने की, इतनी जुनून होती है। कुछ हद पर ये, कुछ कामों पर ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव गुण है, लेकिन इसको हमारा शास्त्र इम्बैलेंस कहता है। अगर आपके भीतर पैशन और क्रेजीनेस की पराकाष्ठा, क्रेजीनेस की प्रकाष्ठा हो जाती है, जुनूनी हो जाते हैं, तो आप एक खतरनाक इंसान हैं। यही नहीं, इसका इम्बैलेंस आपके भीतर ग्रीडी लालच लेके आती है। हर एक लालची आदमी, लोभी प्रकृति का आदमी, जो धन और दौलत के पीछे पागल बना हुआ है, छोटे छोटे पैसे और छोटे छोटे सामान को संग्रहित किए हुए है, वो कहीं ना कहीं वाटर के इम्बैलेंस से ग्रसित है। ये आपके भीतर में डिप्रेशन लाता है। डिप्रेसिव व्यक्ति को आप खूब पानी पिलाएं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन का हो तो उसको खूब जम के उसको 4 से 5 लीटर रोज पानी पिलाइए। देखिए उसके डिप्रेशन में असर होने लगेगा, सिंपल पानी पिला लेने से। खूब दबा दबा के पानी पिलाइए। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बड़े गुलाम होते हैं। इसको साइकोलॉजी में मैनियक कहा जाता है, सेल्फ मैनियक और ईगो मैनियक पर्सनालिटी कही जाती है। ऐसे मैनियक लोग, अच्छा आपने कभी देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठो वो अपनी बातें करनी शुरू कर देंगे। वो अपनी बातों, कुछ दूसरे की बात सुने ना। आप चलो कोई दुनिया भर की बातें करो, वो अपनी बात। आप कर रहे हो प्रधानमंत्री मोदी की बात, वो अपनी बात शुरू कर देंगे। आप कह रहे हो हिमालय की बात, वो अपनी बात शुरू कर देंगे। आप कह रहे हो किसी और चीज की बात, वो अपनी बात करनी शुरू कर देंगे। ऐसे लोग सेल्फ मैनियक या ईगो मैनियक पर्सनालिटी इसी वाटर एलिमेंट के इम्बैलेंस का देन है। और यही नहीं, ये आपके भीतर सुसाइडल टेंडेंसी को भी बढ़ाता है। ऐसे लोग जो सुसाइड करते हैं अमूमन वाटर एलिमेंट के इम्बैलेंस के शिकार होते हैं। और जो आज के समाज में सबसे ज्यादा व्याप्त है, ड्रग एडिक्शन। ये ड्रग एडिक्शन भी कहीं ना कहीं इसी इम्बैलेंस का द्योतक है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि इन तत्वों को जानना, समझना और बैलेंस करना। तो गुरुजी ये बताओ इसका उपाय क्या है। उसका उपाय है मसाज कराओ उसकी, है ना। उसको बढ़िया मसाज दो। बहुत सारी मसाज थेरेपी है, एक से एक मसाज थेरेपी है। केरला चले जाओ तो केरलियन मसाज का कुछ अलग ही कहानी है ना। भांति भांति के मसाज होते हैं।
एक होता है हड्डी तोड़ मसाज, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में होती है। ठीक है। वो हड्डी तोड़ मसाज क्या होता है? इतनी जोर से मसाज करेंगे कि आप मामा और चाचा काका सब, नानी चाची सब याद दिला देंगे। वो होती है हड्डी तोड़ मसाज। तो कभी कभी उसकी भी जरूरत होती है, हड्डी तोड़ मसाज की। वो आपको मसाजर जो है वो इतना जोर से दबाव डालता है कि आपके भीतर की जितनी झल्लियां हैं, जितने ग्लैंड्स हैं, जितनी गुत्थियां हैं, जितने गुच्छे हैं, सब सुलझ जाए। कभी कभी ऐसे मसाज का भी आनंद लेना चाहिए। और इसके अलावा भी कई भांति भांति प्रकार के मसाज होते हैं। मैं यही हाइड्रोथेरेपी के बारे में कहना नहीं भूलूंगा कि हाइड्रोथेरेपी कितना उपयोगी आपके लिए हो सकता है, कितना जबरदस्त फायदेमंद हो सकता है। किसी नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट में जाकर आप हाइड्रोथेरेपी का जरूर आनंद लें। इसके साथ साथ योगाचार्य होने के नाते मैं आपको बताऊं कि वारिसार धोती, वारिसार धोती कहते हैं पानी पी के उल्टी करने को। आप खूब पानी पिए और उसको वमन करके बाहर निकाल दे, इसको कहते हैं वारिसार धोती। तो आप ये जो वमन की क्रिया है, ये जो कुंजल की क्रिया है, उसको आप जरूर सीखें। आसनों में आपको पश्चिमोत्तान आसन लगाने चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पश्चिमोत्तान आसन नहीं लगा पाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, जिसका भी वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस है वो पश्चिमोत्तान आसन नहीं लगा पाएगा। इसीलिए आप लोग इसको लगाने का प्रयास करें और अपने वाटर एलिमेंट को ठीक करें। शीतली या शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन ठंडे के दिनों में, दिसंबर जनवरी में इंडिया में ना करें। आप इसको गर्मी के दिनों में करें। वज्रोली या शून्य मुद्रा लगाएं और रस संवेदना के प्रति प्रत्याहार करें। और कुछ अंतरंग बातें भी आपको बताता हूं। योगाचार्यों को चाहिए कि अपने खान पान में जल पान को, यानी जो आप सुबह उषा पान करते हैं, उषा पान हमारे यहां जलपान की एक बड़ी गहरी परंपरा रही है। आप कहीं बाहर से आते हैं, थक के आते हैं, सुबह उठते हैं, उस वक्त आपको कम से कम 4 लोटा, यानी कि कम से कम 4 लीटर पानी वैसे ही पी लेना चाहिए। उसी समय 4 लीटर पानी गड़क जाइए, ताकि आपका पूरा सिस्टम बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए। और आप मनोनिग्रह का अभ्यास करें। यदि आपको गार्डनिंग का शौक है तो ये आपके वाटर एलिमेंट के बैलेंस के लिए जबरदस्त है। आप गार्डनिंग करें और आप स्वर विज्ञान को जानें। स्वर विज्ञान के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं और स्वर योग के नियमों का पालन करते हैं और स्वयं भगवान विष्णु, ओम नमो नारायण का जाप करते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा से वो सदैव, आप ध्यान दो, भगवान विष्णु का वास कहां है? क्षीर सागर। वो भी जल में वास करते हैं कि नहीं करते हैं? इसीलिए हमें ऐसे में, जब हमारे जल तत्व, जब हमारे बात सर्वाइवल पे आ जाए, जब हमारी बात वहां पे अटक जाए, जब जीवन सबसे मुश्किल दौर में गुजर रहा हो, ऐसे में भगवान विष्णु को याद करके, नमो नारायण का जाप करके आप अपनी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। अब आइए फायर एलिमेंट के बारे में जानते हैं। नाम ही है फायर एलिमेंट, जो जला दे, जो आपके भीतर में उष्मा या गर्मी पैदा कर दे और इस ठंडक में गर्मी का एहसास करा दे। तो फायर एलिमेंट क्या है भाई? ये हमारे जीवन में ऊर्जा लाता है, हमारे जीवन में गर्माहट लाता है, वरना हम ठंडे पड़ जाते हैं। ये हमारे जीवन के केवल बॉडी टेम्परेचर को ही कंट्रोल नहीं करता है, ये हमारी मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। ये अग्नि देवता इतने महान है कि हमारे वेदों में प्रथम पूजनीय, वेदों में सबसे पहला देवता है ना, वो अग्निदेव को माना गया है। तो अग्निदेव सबसे प्रथम देवता और इस सृष्टि में प्रथम पूजनीय, उनको जीवित देवता भी कहा जाता है। ये ऐसे देवता है जो दिया जला करके या सूर्य भगवान को दिन में देख लेने से इनकी उपासना हो जाती है। जीवन में अगर आप देखें ऊर्जा या एनर्जी का क्या रोल है, तो आपकी शारीरिक क्रियाएं, जो आप चलने फिरने बोलने से लेकर के सोचने तक की क्रिया करते हैं, उसमें अग्नि तत्व का बहुत रोल है।
ये आपके खाने को पचाता है। 5 प्रकार की अग्नि मानी जाती है, जिसमें से जठराग्नि, भूख लगने की भी एक अग्नि होती है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। और आपका खाना जिन एसिड से पचता है, चाहे उसको इंग्लिश में आप जो भी एब्डोमिनल एसिड, पेप्टिक एसिड, या ग्रंथियों से निकलने वाले किसी प्रकार का स्राव कह दे, लेकिन वो अग्नि तत्व है। आइए अब इसके साइकोलॉजी को समझते हैं कि हमारे महान अग्नि तत्व का हमारे भीतर किस प्रकार से क्या योगदान रहा है। देखो, जिसके अंदर में अग्नि तत्व मस्त है, बढ़िया है, काम करता है, मणिपुर एकदम एक्टिवेट रहता है उनका, वो बड़े फास्ट ग्रोइंग है। जो इंसान अपनी जिंदगी में तरक्की पे तरक्की पे तरक्की पे तरक्की कर रहा हो, डब्बे पे डब्बा, उस पे एक और डब्बा लगाता हो, वो आदमी आप मान लीजिए कि वो फायर एलिमेंट, यानी कि उसका फायर एलिमेंट बुलंद है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो एक यूनिकनेस होता है उसके अंदर में। यूनिकनेस आप देखोगे, वो आम आदमियों से आपको अलग दिखेगा। उसमें एक एक ज्योति होती है, उसमें एक उनके चेहरे पे एक चमक होती है, एक यूनिकनेस होता है, एक असर्टिवनेस होता है, एक सकारात्मकता होती है। आप ऐसे लोगों से मिलकर बड़ा आनंद फील करते हो, ऊर्जावान फील करते हो, आपको मिलकर ही आनंद आ जाता है। मिलके ऐसा लगता है वाह क्या बात है भाई साहब, मिलके ही आनंद आ गया। बोलते हो ना किसी से मिलके आपको आनंद आता है ना, हाँ भाई साहब मिलके आनंद आ गया आपसे, क्या बात है। उनके साथ आप होना चाहते हो, मिलना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो। ये यूनिकनेस, ये असर्टिवनेस ऐसे पर्सनालिटीज में होती है जिसमें फायर एलिमेंट बम बम करता है। अब ऐसे लोग मैनेजमेंट के बड़े माहिर होते हैं, बड़े अच्छी इनकी मैनेजमेंट, इनकी कैलकुलेशन, इनकी गणित। इसकी गणित तो क्या बताएं, मतलब कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है साहब, बस ऐसे ही दिमाग से गणित लगा लेते हैं। ये बड़े गणितज्ञ लोग होते हैं। गणित केवल नंबर्स ही नहीं होती है, गणित शेप साइज, जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी गणित होता है। आपको पता है, जीवन का हर एक समस्या वास्तव में एक गणित की समस्या है। मैं जब स्कूल में ग्रेजुएशन में था, तब मैं ट्यूशन लेता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था। जब मैं ग्रेजुएशन करता था, तो साथ साथ अपने लिए, अपनी कमाई के लिए भी संसाधन बनाता था। मैंने अपने गार्जियन से पैसा नहीं लिया, ग्रेजुएशन मैंने खुद ही करा। तो मैं मैथ्स पढ़ाता था। तो मैथ्स में जब पढ़ाता था, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे ज्योमेट्री हो, तो मैं 11th 12th के बच्चों को कहता था कि देख भाई, जीवन की जो भी समस्या है, या तो वो अलजेब्रा है, क्वाड्रिलेटरल फंक्शन है, या तो वो लीनियर इक्वेशन है, या तो वो कोई ज्योमेट्रिकल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो मैं कई बार साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, इन थीटा और गणित के माध्यम से मैं उन लोगों को जीवन की समस्या, कि भाई बीमारी है, परेशानी है, घर में झगड़े हैं, रिलेशनशिप है, इन सब को हम फॉर्मुलेट, इक्वलाइज करते थे एल्जेब्रिक फंक्शन में। तो ये जीवन की समस्या को आप ज्यादा बेहतर निभा सकते हैं अगर आप में फायर एलिमेंट प्रॉपर काम कर रहा हो। लेकिन इसकी जो कमियां हैं, ये लोग अपने जीवन में बहुत सारे बाउंड्रीज बना लेते हैं। अपने जीवन की कई प्रकार की, मैं ऐसा ही, मैं मतलब वो ये वो मतलब अपने बारे में बहुत सारे लाइंस खड़े करते हैं। और यहीं से मैं शुरू करता हूं कि इनकी इम्बैलेंस से क्या होगा भाई, आग लग जाएगा जंगल में। जैसे कहते हैं ना कि आग लग गई जंगल में, विस्फोट हो गया। एक दिन मैं आप लोग को संतुलन के विषय में बता रहा था कि आप अगर गैस में प्रॉपर आग जल रही हो तो आप खाना बना लेंगे सबके लिए, लेकिन यही आग विस्फोट हो जाए तो घर का सत्यानाश कर देता है। और यही अग्नि जब अत्यधिक हो जाए तो विनाश लीला रच देती है। और ये विनाश की लीला शुरू होती है आपके एंगर और डिस्ट्रक्टिवनेस से। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति निश्चित रूप से अति अग्नि का शिकार होता है। अग्नि की मात्रा अत्यधिक होने पर व्यक्ति अंदर से क्रोधी स्वभाव का होता है। इसका ये इम्बैलेंस डिस्ट्रक्शन और विनाश को प्रस्तुत करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत डोमिनेंट होगा। नहीं, मेरी ही बात सही है, मैं ही सही, दुनिया गलत, मेरी ही बात सुनी जाए,
मैं ही सत्यवादी, मैं ही सच बोल रहा हूं, ऐसा डोमिनेंट व्यक्ति निश्चित रूप से अति अग्नि का शिकार है। ये लोग इगोमैनियक होने लगते हैं, और खतरनाक वाली इगोमैनिक होते हैं। और ये जो हर प्रकार का चेंज है वो अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। बीवी मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा पति मेरे अकॉर्डिंग चले, मेरा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चले, ये सब मेरे अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और ये जो मेरे अकॉर्डिंग वाला जो आग है, ये जो आपकी चुल्ल पकड़ती है, इसको चुल्ल शब्द दिया जाए, ये यही अग्नि तत्व का देन है। ये आपके भीतर फ्रस्ट्रेशन लाता है, क्योंकि आपकी चुल्ल जब पूरी नहीं होती है, जबकि आपकी अग्नि शांत नहीं होती है, तो ये फ्रस्ट्रेशन और क्राइम तक ले जाता है। ज्यादातर क्रिमिनल्स अति अग्नि का शिकार है, या अग्नि के इम्बैलेंस का शिकार है। तो ये आपको क्रिमिनल बना सकता है। भाई साहब, फिर थेरेपी क्या है? थेरेपी छुपा हुआ है क्रोमोथेरेपी से। क्रोमोथेरेपी के बारे में शायद कम लोगों ने सुना होगा। ये रंगीन बोतलें हैं, रंगीन पानी नहीं है। रंगीन बोतलें, बोतलों, रंगीन बोतलों को लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी, है ना, ये बोतलों में पानी भर के धूप में रखा जाता है। और धूप में जब आप रखते हैं, तो इन बोतलों के रंग से जो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सनलाइट का उस पानी पर पड़ता है, और उस पानी में जो परिवर्तन आता है, उसको कहा जाता है क्रोमोथेरेपी। और ये जो थेरेपी है, ये नेचुरोपैथी में इनका बड़ा सम्मान है। और नेचुरोपैथिस्ट अलग अलग बीमारियों के लिए, स्पेशली जो फायर एलिमेंट से जो प्रभावित लोग हैं, उसके इलाज के लिए ये कलर थेरेपी मेडिसिन की तरह काम करती है। इसके अलावा लोग एनर्जी हीलिंग, रेकी, प्राण विद्या, इसको बैलेंस कर सकता है। परंतु सबसे सेफ मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कीजिए योगा। योगा से होगा तो धनुरासन कीजिए जम के। ऐसे लोग जिनको मणिपुर कमजोर है, उनको धनुरासन करना चाहिए। वैसे तो भुजंग और शलभासन भी अच्छा है, लेकिन चक्रासन और धनुरासन लगा दे तो क्या बात है। भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। गर्मियों में मत कीजिएगा जिनको ज्यादा एसिड है, लेकिन ठंडे के दिनों में आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, महाबंध लगाइए, और रूप संवेदना का प्रत्याहार कीजिए। कुछ अंतरंग बातें भी हैं। आप जम की वेजिटेबल्स खाइए। वेजिटेबल्स में बहुत अग्नि है, बहुत अग्नि है ना। तो उसको आप जो है प्रदीप्त कीजिए, वेजिटेबल्स खाइए। अब लोग वेजिटेबल्स आजकल क्या करते हैं ना, इतने तेल मसाला, इतने तेल मसाला वेजिटेबल की जो है ना, वो मट्टी पलीत कर देते हैं। तो वेजिटेबल में कम तेल मसाला डाल के बनाओ, है ना, खूब ऐसा मतलब जम करके, जितना वेजिटेबल उतना ही तेल, ऐसा मत करो। थोड़ा सा नाम मात्र का तेल, उबाल के खाओ, सबसे बढ़िया। कुछ नहीं है तो वेजिटेबल को उबाल लो। भारत में बिना उबाले मत खाओ। भारत के बाहर तो लोग जो है बंद गोभी को भी सलाद बना के खा लेते हैं। भारत में आप बंद गोभी को सलाद बना के मत खाओ, ये खतरनाक है भारत में। भारत में आपको बंद गोभी को उबालना ही चाहिए। और मैं तो कहूंगा हर एक प्रकार की सब्जियों को उबाल के खाओ। स्वाद भी लगेगा, मजा भी आएगा, पौष्टिक भी होगा, और अग्नि तत्व से आप प्रज्वलित भी होगे। और प्राण विद्या का अभ्यास, नाना प्रकार के प्राण विद्या में सिखाता रहता हूं, उसका अभ्यास करो। और दान की प्रवृत्ति लाओ, डोनेशन। दान की प्रवृत्ति से आपका अग्नि प्रदीप्त होता है या बैलेंस होता है। आप मुंजी यानी कंजूस मत बनो, दान करो। एनर्जी का एक विशेष लेन देन है हमारे जीवन में, उस लेन देन को समझो। आप जितना एनर्जी आप सृष्टि से लेते हो, आपको वो एनर्जी सृष्टि को वापस करनी होती है। तो दान की प्रवृत्ति अपने अंदर लाओ। और प्राण के विषय में जानकारियां इकट्ठी करो, स्टडी करो, समझो। और सबसे बढ़िया बात है कि सूर्य भगवान की उपासना करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, रविवार के दिन नमक मत खाओ, सूर्य की उपासना करो। ओम सूर्याय नमः का आप जाप करो। चाहे सूर्य के
12 आदित्य का नाम ले सकते हो। मित्राय नमः, रवि नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, अर्काय नमः, आदित्याय नमः। इस तरह से आप जाप करो और अपने भीतर अग्नि तत्व को बैलेंस करो। अब आते हैं हम लोग एयर एलिमेंट में। हवा हवाई करते हैं हम लोग। एयर एलिमेंट, आप समझ सकते हो कि आप एक सांस भी बिना हवा की नहीं ले सकते और एक सांस के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। आपके जिंदा रहने के लिए ये एलिमेंट बहुत जरूरी है। ये एयर एलिमेंट आपके सारे वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी फंक्शन में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उसका ये निर्णायक सत्ता है। जो कुछ हम कर रहे होते हैं अपनी जानकारी में, और बहुत कुछ जो अपनी जानकारी के बगैर कर रहे होते हैं, वो सब कुछ इस एयर एलिमेंट पे टिका हुआ है। ये हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारे जितने भी ब्रेन के इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हमारे संचार को नीचे भेजते हैं, पूरे शरीर में भेजते हैं, ये सब एयर एलिमेंट की वजह से ही संभव है। और एयर एलिमेंट का जो संबंध है वो आपके स्पर्श तन्मात्रा से है। जब मैं गहरे में आपको बताऊंगा कि कैसे स्पर्श और हवा यानी एयर का गहरा संबंध है, तो आप हैरान होगे। लेकिन उससे पहले हम लोग उसकी कुछ साइकोलॉजी देख ले कि एयर एलिमेंट की क्या साइकोलॉजी है। आपके भीतर प्रेम और करुणा, लव एंड कंपैशन, आपके भीतर आर्ट एंड डिवोशन, कला और भक्ति, आपके भीतर एक्सपेंशन एंड सब्लिमेशन, आपके भीतर विस्तार और रूपांतरण। ऐसे महान कार्यों का अगर कोई जनक है, कोई स्रोत है, कोई अधिष्ठाता है, तो वो हमारे वायुदेव है। ऐसे वायुदेव को नमन है। ये जितना आपको साइकोलॉजिकली आनंद दे रहा होगा, इसकी कुछ ड्रॉबैक भी है, क्योंकि मुझे प्रॉज एंड कॉन्स दोनों बताने में बड़ा मजा आता है। ये आपको अनसिस्टमैटिक भी करता है और आपको रूल ब्रेकर भी बनाता है। ये रूल ब्रेकर के विषय में मैं और विस्तार से बताता हूं जब मैं आपको इम्बैलेंस बताऊंगा। इस तस्वीर में देखिए इस हवा के इम्बैलेंस को। अब आप समझ रहे हैं कि इस हवा के इम्बैलेंस से क्या क्या हो सकता है। आप ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, ओवर रिएक्टिव हो सकते हैं, आपकी मैनेजमेंट पुअर स्टेटस में जा सकती है, और आप टाइम डिफॉल्टर हो सकते हैं। आप में ये काबिलियत या नाकाबिलियत आ जाती है कि आप किसी एक दिन नहीं होते। आप हल्के बैंग करते हैं और हमेशा अपने आप को इनकम्प्लीट और दुख में महसूस करते हैं। आपको हमेशा लगता है कि जीवन दुख है। अगर दुख ना भी हो तो आप ढूंढ ढूंढ करके ले आएंगे, अड़ोस पड़ोस से ले आएंगे, बाजार से खरीद के ले आएंगे, क्योंकि आपको दुख में आनंद आने लगता है। आपको इनकम्प्लीट का स्वाद आने लगता है हर जगह, हर स्पर्श में, हर टच में। तो ऐसे इम्बैलेंस व्यक्ति जो रूल को ब्रेक कर देते हैं, नियमों को तोड़ देते हैं, और ये हवा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो नियम तोड़ने में पवन देव का जो नाम है वो सबसे आगे है। अब भाई इसका उपाय भी बता दो गुरुजी। एरोमा थेरेपी। हम जानते हैं बहुत लोगों को एलर्जी होती है भांति भांति के गंध से, लेकिन यदि आप आयुर्वेद की दुनिया में एरोमा थेरेपी को जानेंगे तो आप देखेंगे कि 1,500 से भी ज्यादा प्रकार के गंध आयुर्वेद ने विकसित किए। 1,500। आपको पता है इतनी अगरबत्तियां की कंपनियां भी नहीं होती होंगी। 1,500 प्रकार के गंध आयुर्वेद ने जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। भांति भांति के गंध आपके भीतर भांति भांति के थेरेपी डेवलप करती है। और यज्ञोपैथी को क्यों भूला जाए। इसमें यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं, हब डालते हैं, हवा बनकर फैलता। आपको पता है जब आप घी में, अग्नि में घी डालते हैं
में आप नाना प्रकार के हर्ब्स डालते हैं, तो इससे अग्नि प्रज्वलित हो या ना हो, लेकिन आपके भीतर की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। आपके भीतर वायु तत्व मैनेज होने लगता है। आपके भीतर नाना प्रकार की व्याधियों का निदान होने लगता है। इसलिए टर्म दिया गया यज्ञोपैथी, यानी यज्ञ भी उपचार है। आयुर्वेद में नाना प्रकार के गंध के द्वारा, धूम्र के द्वारा, धुएं से नाना प्रकार के इलाज किए जाते हैं। और इस विज्ञान को समझ लेने से आप अपने भीतर के वायु तत्व के विकारों को दूर कर सकते हैं। पर सबसे मजा तो तब है जब इस चित्र में आप देख रहे हैं कैसे ये योगा टीचर हवा में झूलते हुए आसन कर रही है। आजकल ये बहुत फैशन है कि आप लटकते झूलते हुए आसन करें। मैं उन लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा हूं जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जो वृद्ध हैं, लेकिन जो युवा हैं वो इस प्रकार के आसन सत्रों में जरूर जाएं जिसमें वो हवा में झूलते हुए नाना प्रकार की क्रियाएं कर सकते हो। वैसे सर्वांगासन, विपरीत करनी आसन, जिसमें आप पैर को ऊपर उठा देते हैं, सर को नीचे कर देते हैं, ये आपके वायु मैनेजमेंट के लिए, वात मैनेजमेंट के लिए, एयर एलिमेंट के मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ है। कुछ नहीं समझ में आता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम चिरकाल से बाबा रामदेव तक प्रचारित करते आ रहे हैं। आप खूब कीजिए, मस्त कीजिए, जितना समय हो उतना कीजिए। नाड़ी शोधन सबसे शक्तिशाली माध्यम है आपके भीतर के वायु को प्रभावित करने का। प्रत्याहार में आप स्पर्श संवेदना पर प्रत्याहार कर सकते हैं। और षटकर्म में भूल गया बताना, वमन लाभकारी है। कुछ अंतरंग बातें भी बता दें। आप यदि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं या हृदयाकाश धारणा करते हैं, अपने भीतर करुणा, दया और सेवा की प्रवृत्ति लाते हैं और अपने मानवीय वृत्तियों के प्रति सजग बनते हैं, तो ये सब कुछ आपके भीतर वायु तत्व को बैलेंस करता है। मैं इसके लिए भगवान हनुमान की पूजा श्रेष्ठ मानता हूं। आप हंग हनुमंते नमः, ओम शक्ताय नमः, या इस प्रकार के अनंत पवन देव या पवन पुत्रों की उपासना करके आप अपने भीतर की वायु संवेग को बैलेंस कर सकते हैं। अब आइए स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व, जो भी आपके भीतर, ये भी आपके भीतर विराजमान है। आपके साइनसिस में, आपकी कैविटीज में, हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है ना, हार्ट है, वहां भी आकाश तत्व आप देख सकते हैं बायोलॉजिकली। पर आकाश तत्व वो तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है, आपके भीतर भी और आपके बाहर भी। इसी आकाश तत्व में सब प्रकार के एलिमेंट्स खेलते कूदते हैं, लीलाएं करते हैं। आकाश तत्व हमारे भीतर के टॉक्सिन्स को, जो एक्युमुलेट हो जाता है, उसको वो बाहर निकाल देता है। आकाश एलिमेंट टॉक्सिन्स को, अमा को नाश करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन इसकी कुछ साइकोलॉजी आप समझ लें। ऐसे व्यक्ति बड़े एक्सप्रेसिव और कम्युनिकेटर होते हैं, लेकिन इसके विपरीत भी होते हैं। मैं बता दूं, जो व्यक्ति मौन में उतर जाए, मौनी बाबा बन जाए, वो भी कहीं ना कहीं अपने भीतर स्पेस एलिमेंट को ही उकसा रहा होता है। ऐसे लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनके परसेप्शंस खतरनाक होते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव होते हैं ये। लेकिन एक खतरनाक, एक नेगेटिव कॉन्स भी है। ऐसे लोग अनसोशल और सेल्फ रिफ्लेक्शन में जीते हैं। भाई दोनों चीज देखनी चाहिए ना। आकाश एलिमेंट का ये नेगेटिव पार्ट है, इम्बैलेंस बताएंगे तो आप और भी हैरान होंगे। ऐसे लोग
जिनमें स्पेस एलिमेंट का इम्बैलेंस है, वो जीवन से रुचि ही नहीं रखते, एकदम नन फंक्शनल रखते हैं। वो लेथार्जी की वजह से नहीं, वो डलनेस की वजह से नहीं, तमस की चीज में नहीं। ये बगल में वो आप मंक को देख रहे होंगे, एक सन्यासी को देख रहे होंगे। ये एयर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये अपने आप को अनरिकॉग्नाइज्ड कर लेता है, कोई पहचान, अपनी सारी पहचान मिटा लेता है। स्पेस अपनी पहचान को, पहचान बनती ही है बाकी एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट से पहचान बनेगी, अर्थ एलिमेंट से पहचान बनेगी, फायर एलिमेंट से पहचान बनेगी, वायु एलिमेंट से पहचान बनेगी, लेकिन स्पेस एलिमेंट जहां पहचान ही खो देते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनफेमिलियर, अनसोशल, अनइंटरेस्टेड, और ये कभी भी अच्छे लीडर नहीं होते। और इनकी इम्बैलेंस में आप जीवन भर अकेला जीते हैं और मिस्टीरियसली डाई हो जाते हैं। तो आपको तो खतरनाक लग रहा होगा कि आकाश तत्व नहीं, ये इम्बैलेंस है। बैलेंस कैसे करोगे भाई? नाद साधना करो, मंत्र करो, है ना। ये जो मंत्र मंत्र की साधना होती है, पंडित लोग बैठ के मंत्र मंत्र कर रहे हैं, ये चित्र में देख रहे हो, घंटी उंटी बजा रहे हैं। मंत्र करो, घंटी बजाओ, सुनो, ध्यान दो, सुनो दिल को लगा प्यारे, धुनी अनहद की होती है ना। तो धुन को सुनो, भीतर उतरो, तब आपके ये सब बैलेंस होंगे। नहीं तो बन जाओगे आप सन्यासी, बन जाओगे भगोड़े, घर छोड़ के भाग जाओगे। इसीलिए अपने आप को बैलेंस करो। ये सन्यासी लोग बैलेंस थोड़ी है, ये सब इम्बैलेंस लोग हैं। तो बैलेंस होने के लिए आपको क्या चाहिए? आप करो प्रैक्टिस की, आप करो प्रैक्टिस मयूरासन की, बैलेंसिंग। अरे मयूरासन बहुत कठिन है, गरुड़ासन कर लो। गरुड़ासन भी नहीं होता है, वृक्षासन कर लो, उज्जयी प्राणायाम करो, महामुद्रा लगाओ, ये सिखाया मैंने। अब ये कोई नहीं पूछना महामुद्रा गुरुजी कैसे करते हैं, मैंने सिखा रखा है। महामुद्रा करो। और सबसे बढ़िया, आप जो है नाद साधना करो, इससे ऊंची साधना कोई नहीं है। कुछ अंतरंग बातें भी बता दें। फास्टिंग करने से ये बैलेंस होता है, यानी आप व्रत कीजिए। भारत में तो फास्टिंग ही फास्टिंग है, अब लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन फास्टिंग भी दो तरह का होता है। एक होता है खब्बू फास्टिंग। खब्बू फास्टिंग जानते हो क्या होता है? खब्बू मतलब ढेर सारा खाते हैं उसमें, वो फास्टिंग नहीं करते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, जब उनकी फास्टिंग, वो कहते, भाई जब मैं एकादशी व्रत करती हूं तो मेरा वजन 2-3 किलो बढ़ जाता है। भाई कैसे बढ़ जाता है वजन? तो सुबह उठते ही जो है सूर्य उगने से पहले एक बार खाना हो जाता है, नमक वमक, क्योंकि सूर्य उगने के बाद तो आपको करना है, तो सूर्योदय से पहले एक बार लंच डिनर जो कह लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त डिनर हो जाता है उनका। ठीक है। उसके बाद जो है सुबह से स्नान ध्यान करने के पश्चात दूध, घी से भुने हुए मूंगफलियां, वो क्या, कुट्टू के आटे की पूड़ियां, वो छेने के, जो है वो जो है अलग, उसको घी में डीप फ्राई किया हुआ फरा, नाना प्रकार के। अब आप मटर के दिन नहीं खाते, एकादशी के दिन खा लेते हैं, और की वजन 4-5 किलो जाता है आपका। तो ऐसे व्रत को कहते हैं खब्बू व्रत, यानी खूब खाओ व्रत। तो हम ऐसे व्रत की बात नहीं कर रहे हैं। व्रत ऐसा हो कि आप कुछ ना खाएं, निर्जल करें, या निर्जल नहीं कर पाते हैं तो फलाहार कर लें, जल से कर लें, तो आप व्रत की कैटेगरी में आते हैं। चिदाकाश धारणा करें आप शिक्षण, शिक्षा दें। अगर आप आकाश तत्व आप में टू मच है, तो आप एक अच्छे शिक्षक हो भी जाते हैं। शिक्षा, शिक्षण करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो बैलेंस होता है। और अपने योग चरित्र के विषय में भी आप जरूर उस पर विचार करें। मंत्रों के विषय में मंत्र उपचार बताऊं तो सबसे शानदार मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र आपके आकाश तत्व को बैलेंस कर देता है। ये इतना महान मंत्र है, इस मंत्र की उपमा मैं किसी से नहीं देता। ये दुनिया का सर्वाधिक महानतम मंत्र है। तो जब आप थेरेपी करते हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि आप आप सिम्टम को मैनेज नहीं कर रहे। ये जितने भी मॉडर्न मेडिसिन है, हम जानते हैं हमारे डॉक्टर अशोक भी बैठे हुए हैं, थोड़ा मेरी बात को बुरा मानेंगे, पर जो डॉक्टर्स हैं वो सिम्टम्स को मैनेज करने में लगे हुए हैं। बुखार है, चलो पैरासीटामोल खा लो, दबा लो। पत्थर हो गया है, चलो ऑपरेट करके निकाल देते हैं। आप मैनेज सिम्टम्स को कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये समझो कि जब आप थेरेपी देते हो तो आप सिस्टम को मैनेज नहीं करते हो, आप जो है जो रोग के रूट्स को, जड़ को पकड़ते हो। चलिए, खैर ये सब बातें तो हो गई। मैं और विस्तार में कभी फिजियोथेरेपी, जिम, ये सब चीजें मैं कभी और बताऊंगा। समय चूंकि ज्यादा मैंने ले लिया, 8 बज गया, पर फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो रहा हो, जो मैंने चक्र और तत्व की विषय में पढ़ाया, आज का नहीं, जो पहले, जो पिछले सप्ताह पढ़ाया, आज वाले पर सवाल नहीं पूछना, जो पहले पढ़ा उस पे, जो मैंने पिछले सप्ताह पूछा पढ़ाया, उस पर कोई सवाल है तो बताओ। यदि सवाल नहीं है तो आप लाजवाब हो, यानी लाजवाब ना, जिसका जवाब नहीं है। तो ठीक है, आज हम लोग यही सत्र को पूर्ण करते हैं। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम गुरुजी, प्रणाम धन्यवाद। गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। गुरु प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।